बिजनौर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की माता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम धामी ने मंत्री धर्मपाल सिंह के आवास पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए धर्मपाल सिंह और उनके परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की। तो सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि माताएं परिवार की आत्मा होती हैं, उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। तो सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले वेशधारियों के खिलाफ सीएम धामी ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधुओं का भेष धरकर लोगों विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस प्रकार असुर कालनेमी ने साधु का वेश धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार जन भावनाओं, सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों से पलायन को रोकने के लिए जहां सरकार अनेकों प्रयास कर रही है, तो वहीं उद्यान और कृषि के क्षेत्र में युवाओं के संसाधन भी स्थापित करने जा रही है। पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए सरकार ने एप्पल मिशन, कीवी और ड्रैगन फूड पर फोकस किया है, जिससे कि स्थानीय युवा नई तकनीकी के साथ खेती से जुड़ सके और हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सके। इसी पर हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने वलसाड यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और उद्यान एक्सपोर्ट डॉक्टर अंकित टमटा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार की योजनाओं के साथ साथ नई तकनीकी से कृषि और उद्यान से जुड़े बेहतरीन तरीके बताए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। बात करने वाले हैं उत्तराखंड से हो रहे पलायन और कृषि उद्यान के क्षेत्र में जो युवा जो बाहर से आ रहा है वो किस तरह से प्रदेश में कृषि पर काम कर सके, और इस सभी चीज़ों को लेकर के मेरे साथ बातचीत करने के लिए वलसाड यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकित टमटा जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो युवा है वो खेती कर सकता है, उद्यान के क्षेत्र में काम कर सकता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने काफ़ी समय से उद्यान के क्षेत्र में युवा अधिकारी के रूप में काम भी किया है और बहुत अच्छा तजुर्बा उन्हें उत्तराखंड के उद्यान क्षेत्र में है। कृषि संबंधित तमाम चीज़ों में बहुत अच्छा उनका विश्लेषण रहा है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो उत्तराखंड का युवा है, खासतौर पर जो पलायन पहाड़ों से हो रहा है, और इस समय की बात करें तो प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, अन्य जगहों पर रह रहे हैं, वो आप पहाड़ की ओर बढ़ तो रहे हैं लेकिन उस तरह से खेती नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। तो आइए इस पर बात करते हैं कि किस तरह की खेती लोगों को करनी चाहिए, जो खासतौर पर युवा जो पहाड़ पर लौट रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे 13 जनपद उत्तराखंड में हैं, इसमें हमारे जो 10 ज़िले हैं वो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है शीतोष्ण फल, जिसमें सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी और तमाम तरह के जो नट फ्रूट्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। इसी प्रकार से तमाम तरह की सब्जियाँ हैं जिनका उत्पादन वहाँ पर करा जा सकता है, जिसमें टमाटर है, आलू है, शिमला मिर्च है और भी जो है तमाम तरह की सब्जियाँ हैं, उनका उत्पादन भी जो है हमारे जो युवा हैं और प्रदेश के जो बागवान हैं वो कर सकते हैं। साथ ही तमाम तरह के जो पुष्प हैं उसकी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसमें ट्यूलिप है, जरबेरा है, गुलाब है और जो है तमाम तरह के जो हैं पुष्प हैं। तो जो प्रदेश के जो युवा हैं वो उद्यान विभाग तमाम तरह की जो योजना प्रदेश के किसानों और युवाओं को दे रहा है। तो हमारे जो युवा हैं वो इस तरह की योजनाओं का जो है लाभ ले सकते हैं और उसको जो है अपने जो क्षेत्रों में जो है वो बागवानी की तरफ आ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे गर्म इलाके हैं, जो 3 जनपद जिसमें देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार है, यहाँ पर जो है आम की बहुत ज़्यादा संभावना है, अमरूद की बहुत ज़्यादा संभावना है, लीची उत्पादन में किसान आ सकते हैं और यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट की भी आजकल जो है बहुत ज़्यादा संभावना है। तो एक ज़रूरत है कि जो हमारे जो युवा हैं वो एक मेहनत के साथ और संकल्पित होकर जो है बागवानी की तरफ आएँ
और इसमें जो है हमारा उत्तराखंड सरकार भी जो है बहुत ज़्यादा जो है मदद हमारे प्रदेश के किसानों और बागवानों को कर रही है। तो हम सब ने जो है जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो युवा है वो जो है बागवानी की तरफ जा रहा है, उसी तरीके से आज जो है उत्तराखंड का जो युवा है वो भी जो है बागवानी की तरफ जो है आ रहा है। तो हम सब ने जो है मिलकर जो है बागवानी को उत्तराखंड में बढ़ाना है। किस तरह का बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है और ताकि जो लोग हैं वो जो युवा हैं इसमें बढ़ सकें, चाहे खासतौर पर हम 3 चीज़ों का जो फोकस इस समय उत्तराखंड सरकार कर रही है, चाहे वो कीवी की हो, ड्रैगन फ्रूट की हो या फिर एप्पल की हो, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या बेनिफिट दिया जाए? सरकार की तरफ से एप्पल मिशन योजना के तहत जो है किसानों को जो है उच्च गुणवत्ता की जो पौधरोपण सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही जो MM9 रूस्टॉक है, MM111 रूस्टॉक है, क्लोनल रूस्टॉक आधारित जो है पौधे जो है किसानों को जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसमें 60% सब्सिडी है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकित टमटा जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से किसान युवा कृषि से बागवानी से जुड़ सकता है और किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकता है, जो पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने में एक बहुत बड़ा कारगर साबित होने वाला है। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश नड्डा, जनतन टीवी, देहरादून। तो उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड राज्य के देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जनपदों के अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग ने देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने से 87 सड़कें बंद हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक बंद सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है और कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे आसपास के गांव और नगर में खतरे की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन लोगों को सतर्क रहने और नदियों के किनारे न जाने की लगातार सलाह दे रहा है। तो मलबा आने से प्रदेश की 87 सड़कें बंद है। चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी राजमार्ग सहित 12 सड़कें बंद हैं। तो मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बता दें कि उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इसी बीच उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बादल फटने की घटना सामने आई है। भारी बारिश के कारण रुद्रप्रयाग जिले के बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हो गया है। दरकते पहाड़ों से मलबा सड़क में आ गया है और अब मलबा हटाने और सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। भूस्खलन से सड़क पर मलबा आ गया है और सड़क बंद हो गई है। तो यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास निर्माणाधीन वैली ब्रिज बनकर तैयार होने की उम्मीद है। 28 जून को आई त्रासदी से ओजरी के पास सड़क का करीब 20 से 25 मीटर हिस्सा बह गया था, जिस कारण यमुनोत्री हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद पड़ी हुई है। 12वें दिन नेशनल हाईवे विभाग के लगातार प्रयास से आवाजाही सुचारू की जा सकती है। NH विभाग की ओर से ओजरी के पास करीब 27 मीटर लंबे स्पैन के वैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अंतिम चरण का कार्य बचा हुआ है। प्रयास रहेगा कि आज यमुनोत्री हाईवे को आवाजाही के लिए जाएगा। तो उधम सिंह नगर समेत पूरे तराई क्षेत्र में देर रात से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हो रही बारिश ने एक और जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी ओर मौसम भी बेहद सुहावना हो गया है। काशीपुर, रुद्रप्रयाग, जसपुर, बाजपुर और गदरपुर सहित कई इलाकों में रात भर तेज बारिश होती रही, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने राहत की सांस ली और सुबह होते ही बारिश के बीच गर्म चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। अब तक पहाड़ों में मानसून सक्रिय था, पर अब मैदानों में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। तराई के मैदानी हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश ने खेतीबाड़ी में भी राहत पहुंचाई है। किसान अब धान की रोपाई में तेजी ला सकेंगे। तो देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में अचानक आई तेज बारिश के बाद चोर खाले में जल सैलाब आ गया। इस बीच 2 व्यक्तियों ने लापरवाही दिखाते हुए मोटरसाइकिल के साथ उफनते नाले को पार करने की कोशिश की।
पानी के तेज बहाव में एक व्यक्ति बह गया। हालांकि कुछ दूरी पर व्यक्ति की जान बाल बाल बची। ये पूरी घटना का लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पानी का बहाव इतना तेज था कि पल भर में बाइक समेत युवक फिसल गया। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की और कहा कि बारिश के दौरान ऐसे खतरनाक प्रयास न करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। उधर कांवड़ मेले के चलते हरिद्वार जिला प्रशासन ने 14 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस दौरान ऑफलाइन क्लास पूरी तरह से बंद रहेगी, पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी। प्रशासन ने यह फैसला कांवड़ मेले में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए लिया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे और आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी, तकनीकी, उच्च शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ियों पर भी लागू होगा। डीएम ने सभी संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही आदेश की कॉपी सभी अफसरों और स्कूल प्रबंधनों को भेज दी गई है, ताकि समय रहते ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जा सके और छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। तो हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कांवड़ यात्रा की गूंज है, लेकिन अब संत समाज इस पवित्र आस्था की डोरी की शुद्धता को लेकर सजग हो गया है। सवाल है कि जो कांवड़ शिव भक्त कंधों पर लेकर 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, क्या वो कांवड़ वैसी ही पवित्रता से बन रही है जैसी अपेक्षा की जाती है? अब इस पर बहस छिड़ गई है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश न करे। ये कानून है, इस कानून का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम तो सरकार को 2 से 3 दिन भी दे रहे हैं कि सरकार चिंतापूर्वक इस्लाम के जिहादियों का हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश न होने दे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हरिद्वार के साधु संतों द्वारा इस काम को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो रोजाना मांसाहार करते हैं वो कांवड़ को मांसाहार करते हुए बनाएंगे और थूक मूत्र जिहाद भी करेंगे। यशवीर ने अब किया है काम। हम लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे। ये कानून है, तो हम अगर कानून पालन कोई नहीं कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अब भी सरकार को कह रहे हैं, हम सरकार को 2-3 दिन दे भी रहे हैं कि सरकार चिंतापूर्वक इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश ना होने दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस काम को करेंगे। रही बात यशवीर की, यशवीर ने हमसे प्रेरणा लेकर के इस काम को करना शुरू किया है, तो बहुत बहुत उसको भी शुभकामनाएं। तो कांवड़ मेले के दृष्टिगत फूड सेफ्टी को लेकर प्रशासन द्वारा कड़े नियम जारी किए गए हैं। बिना नगर निगम द्वारा जारी लाइसेंस और बिना फूड लाइसेंस के लगाई जाने वाली दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है। जो इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम धामी के दिशा निर्देशों के बाद जिलाधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नगर निगम हरिद्वार के द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र और वेंडर लाइसेंस के साथ जिन खाने पीने की दुकानों पर फूड लाइसेंस के साथ रेट लिस्ट नहीं उपलब्ध होगी, ऐसी दुकानों को कांवड़ मेले में संचालित नहीं होने दिया जाएगा। इस बार क्या है कि हमारा जो संकल्प है, जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश है, वो ये है कि इस बार जो हमारा कांवड़ हो पूरा वो साफ सुथरा और स्वच्छ हो। और अतिक्रमण, इसलिए हम लोग बृहद अतिक्रमण अभियान में चला रहे हैं। तो वही वेंडर्स रहेंगे जिनके पास लाइसेंस पहले से निगम के द्वारा है। फूड की जो वेंडर्स हैं उसका सवाल है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के द्वारा उनका लाइसेंस दिया जा रहा है, जिसमें उनकी पहचान QR कोड के माध्यम से उनका पहचान हो सके। तो उसमें यही है कि जो लोग आ रहे हैं वो लाइसेंस लेकर काम करें। जो दुकानदार हैं, 2 तरह की दुकानें हैं। तो परमानेंट जो दुकानें हैं उसमें हम लोगों का निरीक्षण चल रहा है लगातार कि सब लोग जो है सफाई व्यवस्था रखें, लाइसेंस लें और लाइसेंस को डिस्प्ले भी करें, ताकि किसी को कोई शिकायत वगैरह करनी हो, कोई किसी के खाद्य पदार्थों में कुछ हो तो शिकायत नहीं, लाइसेंस की डिटेल रहें। तो उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो 11 तारीख को जब शुरू होगी तब आते हैं, तो उसमें भी हमारा ये है कि सब लोग जो आ रहे हैं प्रशासन से अनुमति लेकर आएँ, बैठे खड़े हों और हमारे यहाँ भी रजिस्टर कराएँ। तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन हो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है सरकार द्वारा। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइल पर ऐप है, उससे भी कर सकते हैं कि CST सेंटर जाकर करा सकते हैं विभाग। तो 11 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज होने जा रहा है और हरिद्वार में जब लाखों श्रद्धालु जुटते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है ट्रैफिक। हर साल जाम की तस्वीरें चर्चाओं में रहती है, लेकिन इस बार हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है।
ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्लान तैयार है, जिसकी जानकारी खुद एसपी ट्रैफिक ने दी। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस बार कांवड़ मेले में हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से बचाने के लिए खास प्लानिंग की गई है। हर की पौड़ी, भीमगौड़ा, सप्तऋषि और गंगा किनारे के सभी घाटों पर ट्रैफिक को वन वे किया जाएगा। मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा और छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। कांवड़ियों की पैदल यात्रा को प्राथमिकता देते हुए कई रूट सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। जैसा कि आपको विदित है, श्रावण मास में कांवड़ मेला लगता है और अभी 11 तारीख से 11 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। इसमें ट्रैफिक को लेकर हमने बहुत गहनता से अध्ययन किया है और बहुत ही गहनता से हमने उसी के ही अनुसार प्लान भी बनाया है। हमने प्लान ए, प्लान बी दोनों ही बनाए हुए हैं। अगर बारिश आती है तो हम कैसे उस पर कार्य करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ कंटिजेंसी रूट बनाए हैं। हरिद्वार में जैसा कि आपको विदित है, श्रावण मास तो धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार अपने 4 साल को ऐतिहासिक और उपलब्धि भरा बता है, तो वहीं कांग्रेस सरकार को कई मुद्दों पर फेल बता रही है। हरिद्वार के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने सरकार के 4 सालों को असफल बताया। कांग्रेसियों ने महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आपराधिक घटनाओं को रोकने में भी सरकार नाकाम है। धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, जैसा कि आपको विदित है। ये पूरे 4 साल महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, महिला अपराध और आपराधिक घटनाओं में लिप्त भाजपा पदाधिकारी और लोकतंत्र के चीरहरण में लिप्त मुख्यमंत्री धामी के 4 साल हैं। चाहे हरिद्वार में अनामिका शर्मा का मामला हो, भाजपा की पूर्व महिला नेत्री। तो पौड़ी जिले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम धामी के 4 साल के कार्यकाल को निराशाजनक भरा बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केवल झूठे प्रचार के बल पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। युवा सरकार की खोखली नीतियों के कारण हताश हैं। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और सरकार 4 साल के कार्यकाल को उपलब्धि बता रही है। बिल्कुल सच है कि धामी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना कि 4 साल सफल हो चुके हैं, इसका फैसला जनता करेगी। और मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में महिला अपराधों में धामी सरकार नंबर 1 पर है। महिला अपराध के मामले बहुत ज़्यादा उजागर इस प्रदेश में हुए हैं। भू माफियाओं और खनन माफियाओं का राज इस प्रदेश में रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन के मामले बहुत ज़्यादा इस प्रदेश में बढ़े हैं। सरकारी विभागों में जो भर्ती घोटाले हैं उसके मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। 4 धाम यात्रा का सफल संचालन की बात कहीं ना कहीं उपनल कर्मचारियों की, आशा कार्यकर्ताओं की और जो आंगनवाड़ी की कर्मियां हैं, कहीं ना कहीं उनमें निराशा का माहौल है। आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। तो ये सरकार की उपलब्धि है। साथ में जो ये पेंशन स्कीम का मामला है, ओपीएस का, कहीं ना कहीं वो कर्मचारी भी आज परेशान है। बिल्कुल सच है। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। नामांकन प्रक्रिया के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। नगर निकाय क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम के बावजूद कई लोगों के नाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों को लेकर कई तरह की बातें कर रहा है। सोशल मीडिया में एक पत्र भी वायरल हुआ है जिसमें निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर पत्र जारी किया है। हालांकि बाद में निर्वाचन आयोग ने इस वायरल पत्र को फर्जी करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई का नाम नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों जगहों में दर्ज है। साथ ही सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि निर्वाचन आयोग से अपील है कि वो पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता से कराए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। अब वो कह रहा है मैंने जारी नहीं किया। चुनाव आयोग तो ये मैंने कहा तो आपके चुनाव आयोग है, ये मजाक है।
ये चुनाव आयोग सुबह कोई चिट्ठी जारी करता है, शाम को कोई चिट्ठी जारी करता है। अरे भाई, आप किससे चलोगे? आप पंचायत की जो कानून है उससे चलोगे। राज्य के पंचायत का चुनाव, जो पंचायत का चुनाव है उसकी जो नियमावली है, उसका जो कानून है उससे चलोगे आप। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर नगरीय क्षेत्र में अगर किसी का नाम है और वो पंचायत में भी अपना नाम ला रहा है तो अब वो कह रहा है मैंने जारी नहीं किया।